नमस्ते दोस्तों। आज के इस बाल विकास के टॉपिक में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, और अधिगम, जिसके बारे में हम पिछले बाल विकास के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लर्निंग कहते हैं जिसे। तो हम संयुक्त रूप से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन और लर्निंग। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम, मतलब सीखना, उसकी संकल्पना और उसका अर्थ। मतलब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। जब किसी चीज़ को सीखने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, जब किसी ऐसी क्रिया को करने से आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिले, तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग सीखने का पार्ट होता है। परंतु सभी तरह के व्यवहार में आए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन सभी प्रकार के परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कह सकते। व्यवहार में परिवर्तन जैसे थकान, दवा खाना, बीमारी, परिपक्वन मैच्योरेशन आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाएगा। यह नेचुरली है चीज़। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। मतलब सीखना हम उनको बोलेंगे जिसमें अनुभव हो, जिसमें एक्सपीरियंस हो, जिसमें अभ्यास, जिसमें प्रैक्टिस हो। तो जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना है। समायोजन मतलब जिसकी सहायता से बालक एडजस्टमेंट करना सीख जाए, उसको हम बोलेंगे अधिगम में सीखना। उदाहरण के लिए हम बात करें, शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वो स्वाभाविक रूप से उसके लो को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किंतु लो हाथ में लगते ही उसे जलन का अनुभव होता है और तब वो अपना हाथ खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर लोग को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि वह उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही सीखना कहते हैं। जिस प्रकार बालक के सामने पहली बार दीपक ले गए थे तो उसने लोग को पकड़ने की कोशिश करी। जहाँ उसे पहली बार जलन का अनुभव हुआ, दूसरी बार उसके अनुभव के आधार पर उसने सोचा कि पहली बार मैंने दीपक को हाथ लगाया था तो मुझे जलन का अनुभव हुआ था, अगर मैं दूसरी बार वही क्रिया दोहराऊंगा तो कहीं ना कहीं फिर मुझे जलन का अनुभव होगा। इसी कारण वो पहली बार घटित घटना के अनुभव के आधार पर वो लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उससे दूर भागने का प्रयास करता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं, ये है सीखना, कि उन्होंने पहली बार घटित घटना से कुछ चीज़ अपने अनुभव के आधार पर सीखी है। सीखने के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर कुछ परिभाषाओं को संकल्पित, प्रदर्शित, परिभाषित किया। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर की। स्किनर ने अधिगम के बारे में क्या कहा? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, जिसको बोल सकते हैं लर्निंग अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। जिसको हमने अनुकूलन कर लिया है, व्यवहार में हमारे सामंजस्य बिठा लिया है, तालमेल बिठा लिया है, अधिगम वो प्रक्रिया है। उसी कड़ी में वुडवर्थ, जो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसी को हम सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। फिर हमारे पास अगले मनोवैज्ञानिक है क्रो एवं क्रो। वो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब बोल सकते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। उसके बाद क्रॉनबेक, एक अलग मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अनुभव जो है, सीखना जो है, अनुभव के द्वारा अगर हमें चेंज आ गया है तो वही जो चेंज आया है उसी को हम बोलेंगे सीखना, क्योंकि सीखने के कारण ही वो चेंज आया है। फिर एक है मार्गन एंड गिलीलैंड। मार्गन और गिलीलैंड ने क्या बताया है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है। प्राणी के व्यवहार में जो परिमार्जन चेंज आता है
जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है, मतलब प्राणी के द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाएगा, बाद में उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये आप अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर अधिगम की परिभाषा देखेंगे कि अधिगम को किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो अधिगम की प्रक्रिया में हम बात करेंगे कि सीखना एक सतत, कंटिन्यूस, व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सतत निरंतर प्रक्रिया है ये। सीखना एक साथ ही नहीं हो सकता, वरना सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना पड़ता। बहुत सारे अनुभवों का कलेक्शन चाहिए सीखने के लिए। संपूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं और उप क्रियाओं से बनते हैं। एक ही प्रकार की क्रिया से अनुभव नहीं आता है, अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया के थ्रू हमको अलग अलग प्रकार का या अलग अलग क्षेत्र में अनुभव देखने के लिए मिलता है। सीखने की प्रक्रिया के सोपान मतलब चरण के संबंध में मिलर और डोलार्ड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे जो कुछ देखना भालना चाहिए, उससे कुछ करना चाहिए और अंत में उससे कुछ प्राप्त करना चाहिए। अनुभव ले रहा है, सीख रहा है, तो अपने अनुभव का आधार पर उस चीज़ को संपन्न करना और उससे कुछ न कुछ सीखना है, तो हम अधिगम को सही मायने में परिभाषित कर पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारे चरण, बहुत सारे सोपान, बहुत सारे फेजेस, बहुत सारी स्टेप्स होती है। हम उनकी बात करते हैं। हमारे सामने 4 मुख्य स्टेप है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी भी काम को कम समय में और अच्छे तरीके से करने के लिए, उत्साहपूर्वक करने के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को जीवन में मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य जिसे वह करना चाहता है, किसी न किसी अभिप्रेरणा संचालित होता है। मतलब कहीं न कहीं वो बिना मोटिवेशन के कोई सा काम अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन अभिप्रेरणा मिलती है तो किसी भी काम को अच्छी तरह संचालित वो कर लेता है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकता होती है, बहुत सारे नीड होती है। ऐसी आवश्यकता है जिसकी संतुष्टि नहीं हो पाती, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता किसी भी काम में, और वो संतुष्टि करने के लिए प्रयत्न तो करता है और उनकी पूर्ति करने के लिए उसमें प्रेरक उत्पन्न होता है, एक मोटिवेशन जागता है और व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है वो। और अभिप्रेरणा ही उस उद्देश्य की ओर ले जाती है तथा व्यक्ति उस प्रयोजन, उस कार्य से प्रेरित होकर क्रिया करने को बाध्य हो जाता है। तो ये अभिप्रेरणा हुई हमारे कि किस प्रकार से हमें मोटिवेशन के द्वारा किसी कार्य को आसानी से समझाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य, गोल के बारे में। अभिप्रेरणा के बाद हम बात करेंगे गोल मतलब उद्देश्य के बारे में। तो सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया बोल सकते हैं, लक्ष्य प्रेरित क्रिया है। इससे मोटिवेशन मिलता है, गोल को डिसाइड करना पड़ता है। व्यक्ति का व्यवहार प्रयोजन से पूर्ण होता है, नई नई चीज़ें होती है उसके पास में, और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित उद्देश्य के व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब वह हुआ कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर उसके व्यवहार की दिशा स्पष्ट एवं निश्चित होती जाती है। जो उसका उद्देश्य एक बार निर्देशित हो गया है, डायरेक्टेड हो गया है, तो उसके व्यवहार की दिशा स्पष्ट एवं निश्चित हो जाती है। किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से निश्चितता उसके काम में झलकने लगती है। और मानव उस क्रिया को सीखना नहीं चाहता जो उसकी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। उस चीज़ को नहीं सीखना चाहेगा जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उद्देश्य की पूर्ति करता हो। अब उसके बाद है बाधा मतलब बैरियर, हम गति अवरोधक बोल सकते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बाधा उपस्थित न होने पर व्यक्ति के कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं होता है। अगर बाधा उपस्थित न हो तो व्यक्ति को कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं हो। बाधा उत्पन्न होने से नए नए अनुभव हमको प्राप्त होते चले जाते हैं। बाधा के आ जाने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करता है, और वह प्रयत्न एवं भूल, समझ और सूझ तर्क के द्वारा उपयुक्त व्यवहार की खोज निकालता है। मतलब बाधा का आना बहुत ज़रूरी है। बाधा के आ जाने से बहुत सारे अनुभवों की वो खोज कर सकता है। लास्ट है विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, वेरियस एक्सप्लोरेटरी रेस्पॉन्सेस। बाधा उत्पन्न होने पर मानव समस्त परिस्थिति की खोज करता है और वह अनेक संभावित क्रियाएं और प्रतिक्रिया करता है।
मतलब बाधा अगर उत्पन्न हो गई है तो उससे संबंधित जो उसके सॉल्यूशन होंगे, समाधान जो होंगे, उसकी वो खोज करता है। कई सारी प्रतिक्रिया और क्रियाओं को वो शुरू करता है और सबके लिए वह तर्क वितर्क सबका सोच प्रयत्न का भूल आदि का सहारा लेता है। तो इस प्रकार से हमने बात करी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में, उद्देश्य के बारे में, बाधा के बारे में, विभिन्न संभावित अनुग्रह के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम या सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हमारे पास में 7 मुख्य विशेषताएं, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सीखना। संपूर्ण जीवन चलता है, ऑल लिविंग इज लर्निंग। सीखना जो संपूर्ण जीवन पर चलता रहता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में भी देखा है। दूसरा है सीखना, परिवर्तन, लर्निंग इज चेंज। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन लाता है। मतलब वो दूसरों से कुछ सीखता है और खुद के विचार, खुद की इच्छाएं, व्यवहार, भावना आदि में परिवर्तन को लाता है। तीसरा है सीखना सार्वभौमिक है, इसको बोल सकते हैं लर्निंग इज यूनिवर्सल। तो सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, वस्तु संसार के सभी जीवधारी, पशु पक्षी और कीड़ा मकोड़े भी कुछ न कुछ सीखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सीखना जो गुण है वो सिर्फ व्यक्ति मानव का नहीं है। सीखना विकास है, लर्निंग एज अ ग्रोथ, डेवलपमेंट। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन, क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। और सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने, वृक्ष और फ्रोबल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि सीखने की विशेषता को जो है पेस्टोलॉजी ने, वृक्ष और फ्रोबेल ने से उपवन का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। पांचवा है सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन। इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। एडाप्टेशन समय के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाना, वो होता है एडाप्टेशन। मतलब सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वो अपने व्यवहार को इसके अनुकूल बना रहता है तो वो कुछ सीख पाता है। मतलब व्यवहार को उसके अनुकूल बनाना भी ज़रूरी है। सीखना मतलब नए कार्य करना है। तो वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसमें एक शर्त लगा दी। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य फिर किया जाए या दूसरे कार्यों में प्रकट हो। ये एक नई चीज़ जोड़ी है वुडवर्थ ने, इसको आपको समझना है। उसके बाद सीखना अनुभवों का संगठन है, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लास्ट टॉपिक 7th। तो सीखना ना तो नए अनुभव की प्राप्ति है, ना पुराने अनुभव का योग है। मतलब नए अनुभव की प्राप्ति भी नहीं है, पुराने अनुभव का योग भी नहीं, वरना बल्कि नए और पुराने अनुभव का संगठन है। पुराने एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंस का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखते जाता है, वैसे वैसे वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करते चले जाते हैं। इस प्रकार से हमने बात की अधिगम या सीखने की विशेषताओं के बारे में। अब हमने अधिगम के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही रहता है। वह सदा ही किसी न किसी कार्य में लगा रहता है, कोई न कोई कार्य संपन्न करते रहता है। भले ही उसे असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन उस कार्य को करने के लिए वह अग्रसर रहता है और कोई न कोई व्यवहार करता है। बिना प्रयोजन, बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं करता। उसके कार्य का उद्देश्य किसी लक्ष्य विशेष की पूर्ति करना होता है। मतलब बिना किसी उद्देश्य के कार्य नहीं करते। हर चीज़ के विषय कोई न कोई कारण, हर एक कार्य के विषय कोई न कोई कारण होता है। इस उदाहरण के लिए बात करें कि अच्छा विद्यार्थी बड़े उत्साह एवं लगन से अध्ययन करता है, जबकि दूसरा अध्ययन की ओर से उदासीन रहता है, उसे कोई खास शौक नहीं होता है। इसका क्या कारण है? इसी प्रकार प्रश्न उठता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, अर्थोपार्जन क्यों करते हैं, पढ़ते लिखते क्यों हैं। इन वाक्यों, इन प्रश्नों के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्तियाँ, मतलब उसके कार्य व्यवहार को परिचालित चलाने वाली कुछ प्रेरक शक्तियाँ हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में कार्य
या व्यवहार करने की अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। मतलब किसी न किसी टाइप का मोटिवेशन किसी कार्य को करने में हमको मिलता रहता है, कुछ पावर्स, कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो हमको उस करने पर मजबूर करती है। तो दो मनोवैज्ञानिक थे, क्रैच और क्रचफील्ड। उनके अनुसार हम अगर अभिप्रेरणा को समझे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। वस्तुतः आवश्यकता जो नीड्स है, चालक ड्राइवर है, उद्दीपन इंसेंटिव है, प्रेरक अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत है। हम बात करें आ सकता है कि अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो है चालक, आवश्यकताएं, उद्दीपन, प्रेरक। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत है। हिलगार्ड जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखा था कि आवश्यकता चालक को जन्म देती है। जो आवश्यकता है वो चालक को जन्म देती है, और चालक बढ़े हुए तनाव की दशा है, जो स्ट्रेस है, जो कार्य को और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है, उस कार्य को करने के लिए स्टार्ट करता है। उद्दीपन जो है स्टिमुलस भी बोलते हैं साइंस के लेवल में, किसी काम के लिए उसको मोटिवेट करना। उद्दीपन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। उद्दीपन जो है वो क्या करती है, बाह्य जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, और इस प्रकार क्रिया द्वारा चालक को कम करती है, किसी प्रोसेस को चालक को कम करती है। प्रेरक को आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियाँ, निर्धारक प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, आदत, रुचियाँ, इंटरेस्ट, स्थायी उद्दीपक और समानार्थक रूप शब्दों के रूप में समझा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों के रूप में हम समझ सकते हैं प्रेरक को। संक्षेप में अभिप्रेरणा उपयुक्त 4 पदों आवश्यकता, नीड, चालक, ड्राइवर, उद्दीपन, इंसेंटिव और प्रेरक, मोटिव से संगठनात्मक संरचना से मिलकर बने। हम चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अभिप्रेरणा को हमने देखा। फिर अभिप्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। शाब्दिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। अगर हम प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, और इस अर्थ में हमें किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। किसी भी स्टिमुलस, जिसकी मैंने बात करी थी, तो किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। जब तक उत्तेजना नहीं हो, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। हमारा कोई भी कार्य, हमारे कोई भी जो प्रतिक्रिया है, हमारा कोई भी व्यवहार है, उसके पीछे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है उस काम पर। तो इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटिम या मोटम धातु से हुई है। इसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। इस प्रकार से हमने बात करी अभिप्रेरणा के अर्थ के बारे में कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। ये तो हमने बात करी थी अभिप्रेरणा के अर्थ के बारे में। लास्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की क्या विशेषता हो सकती है। पहला है अभिप्रेरणा शिक्षार्थी की काल्पनिक आंतरिक अवस्था, उसकी काल्पनिक इमेजिनेशन वाली एक आंतरिक अवस्था है, उसकी स्टेट है, जिसके बल पर वो कुछ चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, और उस कल्पना के लिए उसको एक अभिप्रेरणा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा अपने कार्य को संपन्न या संदर्भित कर सकता है। दूसरा है अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक का व्यवहार एक खास दिशा में निर्देशित होता है। जब तक अभिप्रेरणा नहीं मिलती, उसे कामों में इतनी सफाई नहीं होती है, लेकिन जब अभिप्रेरणा उसके कार्यों में शामिल हो जाती है तो उसको नई दिशा प्राप्त हो जाती है। शिक्षार्थी में उत्पन्न व्यवहार उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति से जारी रहता है। मतलब अभिप्रेरणा से जब तक उसे उसके गोल, उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक वह अपने उद्देश्य, व्यवहार, लक्ष्य की प्रक्रिया को जारी रखता है। उसके बाद यह अधिगम की क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। ये जो अभिप्रेरणा है, ये अधिगम की जो जितनी भी क्रिया है इनको प्रोत्साहित करती है। उसके बाद यह व्यक्तियों को समाज कल्याण के कार्य के लिए प्रेरित करती है। जो समाज के काम होते हैं, कल्याण के काम होते हैं, उसके लिए प्रेरित ये करती है। उसके बाद इसके माध्यम से छात्रों का ध्यान पाठ्य वस्तु की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। मतलब मोटिवेशन की सहायता से हम पाठ्यक्रम, सिलेबस की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद यह छात्रों में अनुशासन बनाए रखती है, डिसिप्लिन को बनाए रखती है, और इसके सहायता से
छात्रों से अधिक व्यवहार कराया जा सकता है, जितने भी एक्टिविटीज़ से हम छात्रों से करवा सकते हैं। तो हमारे इस अभिप्रेरणा और अधिगम वाले टॉपिक में हमारा पहला वीडियो था। इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।